Hello students, in this video we will study about hydrogen spectrum, emission hydrogen spectrum. Actually emission hydrogen spectrum किस तरह से प्रोड्यूस होता है इसे हम पहले समझेंगे। देखिए, अगर हाइड्रोजन गैस को आप किसी डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करके और हाई वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस करते हैं या पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और उन्हें अगर आप स्लिट की हेल्प से किसी प्रिज्म में से पास करते हैं और एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन करते हैं तो आपको लाइंस ऑब्टेन होती है, वहां पर बहुत सारी स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती हैं। तो वो जो लाइन स्पेक्ट्रम है उन्हीं को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअली में डेवलप कैसे होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को गर्म करें या उसे हाई वोल्टेज करंट दें गैस को फिल करके किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती है, H2 मॉलिक्यूल्स। जब आप उसे हीट करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 जो है वो हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट होगा। एटम्स में डिसोसिएट होने के बाद उस हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल के अंदर बाहर जाएं, लेकिन हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं वो डिफरेंट शेल्स में जाएंगे। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में, इस तरह से सो ऑन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हाई एनर्जी वाले शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं। एक्चुअली वो परमानेंट शेल नहीं होते हैं, वो ग्राउंड स्टेट नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं, अपने एनर्जी लेवल के अंदर आते हैं और उनका एनर्जी लेवल जो है जैसे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे। हो सकता है कि वो अगर कोई फिफ्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो पहले फोर्थ में आए, फोर्थ से थर्ड में आए, थर्ड से सेकंड में आए, फिर फर्स्ट में आए। तो इस तरह से जब वो अलग अलग शेल के अंदर आते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है हर शेल की अपनी एक डेफिनेट एनर्जी है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो उस शेल में, आउटर शेल से इनर शेल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को पहले अपनी एनर्जी को कम करना होता है और वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है। अब ये जो रेडिएशन बाहर निकल रही है यही फोटोग्राफिक प्लेट पर लाइंस की फॉर्म में हमें नजर आती है। ठीक है, और एक पैटर्न बनता है। तो वो लाइंस कितने तरह की होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कह रहे हैं। देखिए, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब and the light emitted on passing electric discharge is examined with spectroscope, the spectrum is obtained is called hydrogen spectrum। जैसा मैंने अभी आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग है। और it is found to consist of large number of lines, और ये बहुत सारी लाइन से मिलकर के बनता है। ठीक है ना, विच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज, जिनको अलग अलग डिफरेंट सीरीज में ग्रुप किया जाता है, नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर, और उनके जो डिस्कवरर हैं उनके नाम के पीछे इनका नाम दिया जाता है। जैसा यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने ये शेल्स बनाए हैं। हाइड्रोजन एटम जो है उसमें फर्स्ट शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हाँ, एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है। भाई, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एक है, तो वो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करता है, लेकिन जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ जा सकता है। इनफिनाइट शेल्स होते हैं, ध्यान रखें। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करता है जो उसकी ग्राउंड स्टेट है, जो फर्स्ट शेल है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये डिफरेंट शेल्स ऑफ हाइड्रोजन है और एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में जा चुका है। अब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में आ रहा है तो कितने तरीके से आएगा। पहला हो सकता है n इक्वल्स टू 9। ठीक है, n इक्वल्स टू 9 से, ये ले रहा हूं, n इक्वल्स टू 9 से फर्स्ट शेल में, n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, 8 से 1 में आ रहा है, 7 से 1 में, 6 से 1 में, 5 से 1 में, 4 से 1, इस तरह से कंटिन्यूसली आ रहा है। तो ये पूरी लाइंस जो हमें मिल रही है सीरीज की, इसको लाइमन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम लाइमन सीरीज दिया गया। ध्यान रखें, लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल्स टू सेकेंड 2 में एंटर करता है, तो उस कंडीशन में चाहे वो कहीं से भी कर रहा हो उसे बामर सीरीज कहा जाता है। n इक्वल्स टू 3 में एंटर करता है तो उसे पाशन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, फिर हेम्फ्री। इसको आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2, 3, 4
किसी में से भी अगर n इक्वल्स टू 1 में आता है तो वो लाइमन सीरीज बनाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, इन सीरीज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज की होती है, ठीक है, जबकि बामर सीरीज जो है n इक्वल्स टू 3 4 5 से 2 में एंटर कर रहा है तो बामर सीरीज विजिबल रेंज की होती है। जो हम लाइट देखते हैं विजिबल लाइट, वो विजिबल रेंज की है, ठीक है। इसके अलावा n इक्वल्स टू 4 5 6 से अगर 3 में एंटर कर रहा है तो पाशन सीरीज बनती है जो इंफ्रारेड है। अब पता है इसे इंफ्रारेड क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें पता है विजिबल के अंदर जो लास्ट आपके पास में आती है रेज, वो रेड होती है, उसका जो वेवलेंथ मतलब रेड कलर की होती है वो, और रेड के बाद वाली जितनी भी आएंगी, क्योंकि ये विबग्योर बनाता है विजिबल, तो विबग्योर में लास्ट में आर आता है, और आर के बाद वाली जितनी भी सीरीज आएंगी वो इंफ्रारेड होंगी, ठीक है ना। तो ये इंफ्रारेड है। फिर अगर हम बात करें, अगर 4 में एंटर कर रहा है ब्रैकेट, वो भी इंफ्रारेड, फंड भी इंफ्रारेड, और हेम्फ्री भी इंफ्रारेड होगी, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में बात हो गई। अब इसको ना एक याद करने की सिंपल सी ट्रिक भी है, जैसे स्टूडेंट्स को क्या इसका ऑर्डर याद नहीं रहता कई बार, तो इसका हम ऑर्डर भी याद रख सकते हैं। इनका जो फर्स्ट लेटर है इसको लर्न कर लें आप, देखिए एल बी पी बी पी एच, ठीक है। तो अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, सिंपल सा, वैसे क्या है ये एक ट्रिक है मान सकते हैं हम, कि इसमें क्या करते हैं कि हम हर एक लेटर को एक वर्ड से कनेक्ट कर देते हैं जो हमें याद रह सके। जैसे स्टूडेंट्स इस तरह भी कर लेते हैं, जैसे एल से आपने ल कर लिया है ना, ब लब हो गया, लब मीन्स लिप्स, पी से आ गया पर, है ना, और बी से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। हेम्फ्री, वैसे ना इसको फ फ्री आता है ना, हेम्फ्री, इसकी स्पेलिंग जो है, तो और फिर है के लिए एच आई रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, लब पर ब्यूटीफुल है। इस तरह से भी इसकी ट्रिक बनाई जा सकती है, इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड और हेम्फ्री, ठीक है। ये सीरीज हो गई। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हमारे पास में सीरीज है, इनमें नंबर ऑफ लाइंस अपन कैसे फाइंड करें, इनका वेव नंबर कैसे फाइंड करें। तो वेव नंबर फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रीडबर्ग, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था सिंपल सा, और उस फॉर्मूले में को यूज में लेकर के आप इजिली क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड कर सकते हैं कि कितनी लाइंस जो है यहाँ पर ऑब्टेन की जा सकती है। देखिए सबसे पहले तो इसको ना बामर ने फाइंड किया था, एक फॉर्मूला दिया था बामर ने, फिर उसको उसको फिर रीडबर्ग ने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि जो बामर ने फॉर्मूला दिया था वो केवल हाइड्रोजन के लिए था, ठीक है, उसमें जेड का यूज नहीं था। लेकिन फिर बाद में बामर ने उसे थोड़ा सा, रीडबर्ग ने उसे थोड़ा चेंज किया और उसमें जेड का यूज किया। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, ये ध्यान रखना, ये रीडबर्ग ने दिया था, और बामर ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पर जेड स्क्वायर और लगा दिया, ठीक है। एक्चुअली पहले जो फॉर्मूला दिया गया था रीडबर्ग ने, वो फॉर्मूला केवल हाइड्रोजन के लिए था, और बामर ने जो दिया वो उन सभी स्पीसीज के लिए था जो हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे हीलियम है, ठीक है, हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन, तो उनके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ हमें पता है आर तो रीडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है। N1 N2 का ध्यान रखना है, N1 जो है वो अंदर वाला शेल है और N2 बाहर वाला शेल है, ठीक है। और इसके अलावा और तो हमें जेड पता चाहिए, तो जेड हमें पता है एटॉमिक नंबर है, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम 2 प्लस के लिए इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, और इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें। कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।